आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ईयर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। एनसीईआरटी में जिक्र है एक साइंटिस्ट का, अल्फोंसो कॉर्टा है। ये इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। सवाल बन सकता है एनसीईआरटी से, इटालियन एनाटॉमिस्ट जिन्होंने अपना साइंटिफिक कैरियर स्टार्ट किया बाय स्टडीइंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। ये एक सवाल पूछा जा सकता है। 1851 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और उस पेपर में इन्होंने जिक्र किया एक स्ट्रक्चर का जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया पर मौजूद होता है। कहाँ पर? बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया, जो कि साउंड वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है नर्व इम्पल्सेस में। और इस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो आज की क्लास में हमें ह्यूमन ईयर पढ़ना है और इसके अंदर कॉक्लिया का जिक्र होगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का जिक्र होगा। तो उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक दो बातें हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि अल्फोंसो कॉर्टाई जो कि एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे जिन्होंने अपना साइंटिफिक कैरियर स्टार्ट किया बाय स्टडीइंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। तो वो तो हार्ट से रिलेटेड बात हुई जो पूछी जा सकती है। लेकिन इधर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसका जिक्र क्यों किया? जैसे कि आपने पहले भी ईयर पढ़ रखा होगा और वहाँ पर आपको याद होगा इंटरनल ईयर में कॉक्लिया, फिर रीजनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन का जिक्र होता है और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का जिक्र होता है और फिर वो जो बाहर से साउंड वाइब्रेशंस आते हैं वो नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट होते हैं, फिर ऑडिटरी नर्व से ब्रेन के अंदर जाते हैं ऑडिटरी एरिया में। तो वो तमाम बातों की आज हम डिस्कस करेंगे चीज़ें। मेरा कहना ये था कि अगर सवाल ये पूछा जाता है एनसीईआरटी से कि अल्फोंसो कॉर्टाई ने कौन सी ईयर में पेपर पब्लिश किया था, तो आप बोलेंगे 1851 में। सवाल अगर पूछा जाता है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ प्रेजेंट होता है तो आप आंसर दें बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया पर। सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि काम क्या है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का, तो आपको जवाब देना चाहिए कि ये साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा टॉपिक ईयर है और ईयर्स के बारे में आप 9th क्लास से सुन रहे हैं, वो बात अलग है, फिजिक्स में पढ़ा था आपने कि ईयर के दो फंक्शन हैं, एक तो हियरिंग और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। तो एक ये सवाल बेसिक सा पूछा जा सकता है कि ह्यूमन ईयर के फंक्शंस क्या हैं। तो आप बोलोगे ह्यूमन ईयर्स के दो फंक्शन, एक तो हियरिंग और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ठीक है, वो बात अलग है, जब आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो हियरिंग वाला काम है ये हमारे ईयर में कॉक्लिया से होता है। किससे होता है? कॉक्लिया से। और ये जो बॉडी बैलेंस की मेंटेनेंस है ये होता है वेस्टिबुलर एपरेटस से। किससे? आगे हम पढ़ेंगे इसमें मतलब वेस्टिबुलर एपरेटस से। तो अगर यही सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्गन फॉर हियरिंग हमारी बॉडी में क्या है, तो आपको आंसर लगाना चाहिए कॉक्लिया। एंड ऑर्गन फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस क्या, तो आपको आंसर लगाना है वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है, एनाटॉमिकली ईयर को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिखा हुआ है कि एनाटॉमिकली ईयर को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर, मिडिल और इनर। ठीक है, अब हम एक डायग्राम बना के अगर चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा आपको बात समझ में आएगी। तो अब मैं एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी समझ में आ सकें। इलेवेंथ की बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक हैं
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ ईयर ही लगता है। उसकी एक वजह जो मेरी समझ में आई वो ये कि जो टॉपिक जितना कि एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें कई सारे नाम हैं, वो नाम डायग्राम में बच्चे की समझ में आते नहीं, वो उनको रिलेट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं और वो डायग्राम में क्लियर नहीं हो पाते हैं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है बच्चे को। जबकि मेरा शुरू से कहना ये है कि जो टॉपिक आपको जितना टफ लगता है असल में वो उतना ही आसान होता है, बस आपको टॉपिक की थीम समझनी होती है कि किस डायरेक्शन में टॉपिक समझाया जा रहा है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप भी आज देख लेंगे, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आप ये कह सकें टॉपिक काफ़ी टफ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ईयर। तो जैसे कि भी बात हो रही थी, ईयर के 3 पार्ट हैं, आउटर, मिडिल और इनर ईयर। तो मैं इसको इधर से शुरू करता हूँ, जैसे कि बाहर हमारा पिन्ना है ना, यहीं से। तो मान लीजिए मैं यहाँ से इसको ऐसे शुरू करता हूँ कि ये अपना पिन्ना है ना, और फिर ये यहाँ से बाहर एक ओपनिंग जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहते हैं, फिर ये अंदर जाके कैनाल बन जाती है, और फिर यहाँ लास्ट में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, यहाँ ये मिडल ईयर, और फिर यहाँ से ये यूस्टेकियन ट्यूब जो कि थ्रोट में ओपन हो रही है, और यहाँ पर ये कॉक्लिया जिसमें लगभग 2.5 टर्न्स होते हैं। और इसके ऊपर ही यहाँ पर कुछ ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल बोला जाता है। ये 3 होते हैं, 1 2 3, हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। लास्ट वाला पार्ट इसका थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड भी होता है जिसे एम्पुला बोला जाता है। यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर है, यहाँ इस तरीके से 2 विंडोज हैं यहाँ पर। यहाँ अंदर 3 बोन्स हैं जिन्हें ईयर साइकिल्स बोला जाता है। देखिए ये तो हुआ बाहर पिना, है ना, पिना। उसके बाद ये जो कान में बाहर की तरफ से एक ओपनिंग नजर आ रही है थोड़ा, इसे बोलते हैं मीटस। मीटस का मतलब होता है ओपनिंग। तो ये बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, फिर एक ये कैनाल है, इसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट इसको ऐसे लिखा हुआ है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया है कैनाल। इस वजह से दोनों चीज़ में कवर हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर जहाँ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस यानी और आगे कैनाल ही खत्म हो रही, यहाँ पर ये एक मौजूद है, इसे ईयर ड्रम भी कहते हैं और इसे फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इधर ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर इसे टिम्पैनम भी बोल देते हैं, टिम्पैनम, या फिर इसे ईयर ड्रम भी बोल देते हैं, और ईयर ड्रम। तो ये जो पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इतना पोर्शन कहलाता है आउटर ईयर, आउटर ईयर। ठीक है, इधर जो मिडिल ईयर है, बीच वाला पोर्शन है, इसमें 3 ईयर और साइकिल से जहाँ पे मोमेंटम लोकोमोशन सुनी थी, ये पहली वाली बोन कहलाती है मैलियस, दूसरी कहलाती है इनकस, और तीसरी कहलाती है स्टेप्स, है ना। इसमें फिर एक सवाल आपने ये भी याद किया था, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी। इधर मैलियस और इनकस के बीच में हिंज ज्वाइंट है, वैसे ये सवाल पूछा नहीं गया है, और इनकस और स्टेप्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। खैर, तो ये 3 ईयरोसाइकिल्स, ये छोटी छोटी बोन्स हैं, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है मिडिल ईयर। क्या बोला जाता है इसको? मिडिल ईयर। और इसके अंदर जो ये पूरा पोर्शन है ये कहलाता है इनर ईयर, इनर ईयर। इस इनर ईयर के अंदर एक तो ये पोर्शन आ जाता है जो स्नेल की तरह घूमा हुआ, ये कहलाता है कॉक्लिया, और ये है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी
सर्कुलर कैनाल। आगे आप पढ़ेंगे, इसके नीचे हमें डायग्राम में क्लियर नहीं है, अगले एक और दूसरे डायग्राम में इसको क्लियर कट बनाएंगे। दो स्ट्रक्चर यहाँ पर और है, एक है यूट्रिकल और सैक्यूल, मैं बताऊंगा और क्लियर कट दूसरे डायग्राम में। तो इनर ईयर के अंदर सारे नाम आपको ये मिलेंगे, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल। इसमें ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल है, इन सबको एक साथ मिला के बोला जाता है वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या बोला जाता है? वेस्टिबुलर एपरेटस। तो इसका मतलब फिर ये होगा, ब्रॉडली देखा जाए तो इनर ईयर में दो पार्ट, एक कॉक्लिया और दूसरा वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस में फिर आगे दो तीन नाम और हैं, जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल। ठीक है, अच्छा, ये जो कॉक्लिया है ये सुनने में मदद करता है, यानी इट इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ऑर्गन फॉर हियरिंग। और ये वाला जो पोर्शन है वेस्टिबुलर एपरेटस, ये बॉडी के बैलेंस बनाने में मदद करता है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। तो जो आपने शुरुआत में एक लाइन सुनी थी कि ईयर के दो फंक्शन है, वो यहाँ से लाइन आई थी कि कॉक्लिया हियरिंग के लिए हुआ और वेस्टिबुलर एपरेटस मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ठीक है ना। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है आप देख रहे होंगे नीचे, इनमें थोड़ा सा पोर्शन ब्रॉड है, ये एम्पुला कहलाता है, इसके ऊपर क्रिस्टा एम्पुलरिस होती है। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जो डायग्राम आपके सामने मौजूद है, यहाँ से आप इतना समझ सकते हैं कि ईयर के तीन पार्ट हैं, आउटर ईयर जिसमें पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, उसके बाद शुरू होता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में तीन बोन्स हैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। इसमें सबसे छोटी बोन है स्टेप्स। और इधर ये नीचे एक ट्यूब नजर आ रही है, 10th क्लास से आपको याद होगा, इसे बोला जाता है यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब, ये यूस्टेकियन ट्यूब ओपन हो रही है इनटू द फेरिंक्स, और इसका मेन पर्पस यही है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर दोनों तरफ एयर प्रेशर बराबर है ना। अच्छा, एक और दूसरी बात की, जो कॉक्लिया है यहाँ पर, जहाँ ये मिडिल और इंटरनल ईयर के बीच में यहाँ पर आपको दो गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये दो विंडोज हैं, यानी ओपनिंग है कॉक्लिया के अंदर। इसमें जो ऊपर वाली है इसको बोला जाता है ओवल विंडो, ओवल विंडो, और ये जो नीचे वाली है इसे बोला जाता है राउंड विंडो, राउंड विंडो। ओवल विंडो को फेनेस्ट्रा ओवलिस भी बोला जाता है, फेनेस्ट्रा ओवलिस, और राउंड विंडो को फेनेस्ट्रा रोटेंडस। कुछ टर्मिनोलॉजी अगर आप यही याद कर लेंगे तो आगे थोड़ा आसानी हो जाएगी। फेनेस्ट्रा रोटेंडस। अब अगर ये देखा जाए कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और इधर की ओवल विंडो, नीचे राउंड विंडो है, तो एक सवाल आप यहीं से याद कर सकते हो कि जो पहली ईयर ओसाइकिल है मैलियस, इट इज अटैच्ड विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये जो स्ट्रैप्स है ये अटैच किससे है? ओवल विंडो से। तो ये सवाल पूछा जाता है कि ओवल विंडो से कौन सी बोन अटैच है? स्ट्रैप्स। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कौन सी बोन अटैच है? पहली वाली, यानी कि मैलियस। ठीक है ना। अब होता ये है कि साउंड वेव्स जब बाहर, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो ये बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हुए आगे आएंगे। तो जब ये बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन आती है तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ऐसे हिलाती है बैक एंड फोर्थ। उसके अंदर मैलियस हिलती है, मैलियस के ऐसे इनकस, इनकस के ऐसे स्ट्रैप्स हिलती है। फिर आगे ये वाइब्रेशन अंदर कॉक्लिया में जाते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड भरा है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। मुझे एक बात आपको यहाँ पर ये समझानी थी कि जब इन बोन्स का बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन होते हैं, उसकी वजह से इंटेंसिटी या फिर एनसीईआरटी लफ्ज इस्तेमाल किया, एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव्स 20 टाइम्स बढ़ जाता है। ये सवाल पूछा गया पुराने पेपर में, ये 9th में आपने याद किया होगा कि मिडिल ईयर में इन तीन बोन से फायदा ये होता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स या फिर एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव्स को 20 टाइम्स बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा साफ आवाज़ सुनाई दे सके। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट है, तो आप बोलेंगे पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है ना। एक सवाल आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि पिना इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, पुराने पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। वैसे टिप ऑफ नोज में भी इलास्टिक कार्टिलेज होता है, तो एक सवाल ऐसे पूछा गया था कि टिप ऑफ नोज और पिना में कौन सा कार्टिलेज होता है। वैसे आप टिश्यू चैप्टर में याद भी कर चुके होंगे, इलास्टिक कार्टिलेज आपको आंसर लगा। इसके अलावा पिना और ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस ये कैनाल है, इन दोनों में ही हेयर्स और सेरुमिनस ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स और सेरुमिनस ग्लैंड। तो एक सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि हेयर्स और सेरुमिनस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको आंसर लगाना चाहिए दोनों, पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस दोनों।
ठीक है। यहाँ पर एक लाइन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो सेरुमिनस ग्लैंड है इनका काम है सेरुमेन निकालना। सेरुमेन मतलब कि ईयर वैक्स। ईयर वैक्स पुराने पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है कि सेरुमिनस ग्लैंड्स आर, तो आपको आंसर लगाना था कि सेरुमिनस ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अच्छा, स्वेट ग्लैंड को सुडोरीफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं। सुडोरीफेरस ग्लैंड बोलते हैं। तो मुझे एक लाइन आपको याद ही करानी थी कि पुराने पेपर में जो सवाल आया है सेरुमिनस ग्लैंड पर, तो आपको ये लाइन याद यहीं पर हो जानी चाहिए कि सेरुमिनस ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, पसीने वाले ग्लैंड। ठीक है ना। एक आध बार ऑप्शंस वहाँ पर सिबेशियस ग्लैंड भी दे रखा होता है, तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई स्वेट ग्लैंड आंसर लगाना है, सिबेशियस ग्लैंड। आपको आंसर लगाना है इसमें मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आपको एक लाइन याद ये करनी है कि इट इज composed of, या it is made up of connective tissue. Tympanic membrane is composed of connective tissue which is covered by skin over outside and by the mucous membrane over inner side. एक छोटी सी लाइन NCERT में याद कराना चाह रहा था आपको कि आप यहीं पर इसको याद कर लीजिए कि अगर सवाल पूछा जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड तो आप ये आंसर लगा कर आएंगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से एंड इट इज कवर्ड बाय स्किन ओवर आउटसाइड एंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन ओवर इनसाइड। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक बात हो गई पूरी। फिर आप आ गए मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में आपको बोलना है कि एक तो हमें इसमें एक ओपनिंग नजर आ रही है, ट्यूब नजर आ रही है जो कि मिडिल ईयर को ज्वाइन करा रही है फेरिंक्स से, इसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। और इसके अलावा इसमें 3 ईयर ओसाइटस है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। इसमें अगर पूछा जाता है सबसे छोटी बोन कौन सी है तो आप बोलेंगे स्टेप्स। और सवाल पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है कि मैलियस और इनकस के बीच में कौन सा जॉइंट है तो आप बोलेंगे हिंज जॉइंट। इनकस और स्टेपिस के बीच में कौन सा जॉइंट तो आप बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सवाल अगर पूछा जाता है कि इन एयर और साइकिल से क्या फायदा होता है तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स या एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव्स को 20 टाइम्स बढ़ा देते हैं। ये बात समझ में आ गई। स्टेप्स जाकर अटैच हो रही है ओवल विंडो से और उसके नीचे मौजूद है राउंड विंडो। इससे आगे की बात हम करेंगे दूसरे डायग्राम में जब मैं इस पोर्शन में थोड़ा सा और डिटेल में बनाऊंगा। ठीक है। इधर एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाह रहा था कि इनर ईयर में बेसिकली 2 चीजें, एक तो है कॉक्लिया, दूसरा वेस्टिबुलर एपरेटस। कॉक्लिया तो ये जो गोल गोल है, वेस्टिबुलर एपरेटस ये जो इधर ये 3 कैनाल टाइप नजर आ रही है, इन्हें बोला जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल। इनके नीचे 2 स्ट्रक्चर और जो डायग्राम नहीं दिखाए गए हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। तो यूट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल, इन्हें मिला के बोला जाता है वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस, इसमें यूट्रिकल सैक्यूल को एक साथ मिला के ऑटोलिथ ऑर्गन में बोला जाता है, वो भी डायग्राम में दिखा देंगे। और ये नीचे कॉक्लिया, तो वेस्टिबुलर एपरेटस और कॉक्लिया दोनों आ जाते हैं किसमें, इनर ईयर में। कॉक्लिया इज द ऑर्गन फॉर हियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस के लिए वेस्टिबुलर एपरेटस। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। इस डायग्राम के अंदर मैंने इनर ईयर को दिखाया है। अब तक पिछली क्लास में आप ये बात सुन चुके थे कि ये वाला पोर्शन कॉक्लिया है और इसके ऊपर ये थोड़ी सी छोटी बन गई, थोड़ी और बड़ी बनानी चाहिए थी। ये कहलाती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये 3 होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है ना। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है यूट्रिकल। यूट्रिकल। और ये जो नीचे वाला पोर्शन ये कहलाता है सैक्यूल। और इन तीनों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है वेस्टिबुलर एपरेटस। तो पिछले डायग्राम में यूट्रिकल, सैक्यूल थोड़ा क्लियर नहीं था, वो अब आपको नजर आ रहा होगा, है ना। मुझे आपको बात ये समझानी थी कि असल में जो इनर ईयर है उसका एक नाम और है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैब्रिंथ। इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज लैब्रिंथ। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक कहलाता है बोनी लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ, और दूसरा कहलाता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे सपोज पेन होता है ना, तो ये जो पेन में बाहर की तरफ है ना, ये तो बोन वाला पोर्शन मान लीजिए आप,
और इसके अंदर ये जो निकल के आया है ये मेम्ब्रेन वाला पोर्शन मान लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनर ईयर है बाहर से देखा जाए तो बोन की तरह हार्ड होगा, और अंदर इसको अगर काट के देखा जाए, जैसे इसी पोर्शन काट के देखा जाए, तो अंदर आपको सॉफ्ट पोर्शन मेम्ब्रेन वाला भी नजर आएगा। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो हमारा इनर ईयर या लैबिरिंथ है इसको दो पार्ट होते हैं, एक बाहर से इसका बोनी स्ट्रक्चर होता है और अंदर से मेम्ब्रेनस होता है। तो इनर ईयर के दो पार्ट है, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो हमने किया ये है कि कॉक्लिया को तो एज इट इज दिखा दिया है पूरा कवर्ड, और इधर वाले पोर्शन में अंदर के स्ट्रक्चर दिखाने के लिए यहाँ से इतने पोर्शन में से बोन वाले पोर्शन को हटा दिया है ताकि अंदर हमें मेम्ब्रेन वाला पोर्शन भी नजर आ जाए। ठीक है ना, ताकि हमें दूसरा नाम भी याद कर सकें। तो बिल्कुल जैसा ऊपर अंदर से मेम्ब्रेन है उसके ऊपर वैसी ही बोनी कवरिंग होती है ताकि चीज़ें आसानी से आपकी समझ में भी आ जाए। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेमी सर्कुलर कैनाल में भी जो बाहर वाला जो ब्लू कलर दिखा है बोनी लैबिरिंथ वाला पोर्शन होगा, और अंदर जो रेड कलर से दिखा है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ वाला पोर्शन होगा, है ना। ये यूट्रिकल है, ये सैक्यूल है, और इधर ये कॉक्लिया है। ठीक है, अच्छा इधर सेमी सर्कुलर कैनाल्स में भी ये जो इनका नीचे वाला थोड़ा सा चौड़ा सा पोर्शन है, डायलेटेड पोर्शन है, इसे बोला जाता है एम्पुला। क्या बोला जाता है इसको? एम्पुला। और इसके ऊपर एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिज लाइक स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ लो जैसे कि रोड पर आप चल रहे हैं, उसके बीच में जो रोड ब्रेकर आ जाते हैं ना, है ना, तो थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन वैसे। तो इस एम्पुला के ऊपर एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है क्रिस्टा एम्पुलैरिस। क्रिस्टा एम्पुलैरिस, ठीक है ना। ऐसे यूट्रिकल सैक्यूल के ऊपर भी एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं यहां दिखा देता हूं, इसे बोला जाता है मैक्यूला। क्या बोला जाता है? मैक्यूला। तो इधर क्रिस्टा एम्पुलैरिस एम्पुला पर, और इधर ये मैक्यूला, ये दोनों वो सेंसरी स्ट्रक्चर हैं जो कि बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी ये जानना ज़रूरी था आपको। अगर ये नाम आपको समझ में आए तो फिर बातों में कुछ नहीं रखा, बहुत आसानी चीज़ों को समझ भी जाएंगे। वैसे टॉपिक आपकी जो एनसीईआरटी में उसमें मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस को एक्सप्लेन नहीं किया है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को एक्सप्लेन किया गया, यानी इस कॉक्लिया वाले पोर्शन को, जो कि बहुत आसान सा 2 मिनट में आपकी समझ में आ जाएगी। लेकिन ये जो मैंने टर्म्स यहाँ लिखी हैं सब की सब एनसीईआरटी में दे रखी, तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि इधर इनर ईयर के अंदर सबसे पहले आपको याद करना 2 पोर्शन है, कॉक्लिया और दूसरा वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है ना। फिर इन्होंने आगे ये बताया है, मतलब कि इनर ईयर लैबिरिंथ में वैसे देखा जाए एनाटॉमिकली तो बाहर से बोनी है, तो बोनी लैबिरिंथ, अंदर से मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो इनर ईयर के 2 पार्ट हैं, कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस में भी 2 चीजें, एक तो सेमी सर्कुलर कैनाल है ऊपर जो कि 3 होती हैं, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं, है ना। और इसके अलावा 2 स्ट्रक्चर ये यूट्रिकल एंड सैक्यूल। यूट्रिकल सैक्यूल को ऑटोलिथ ऑर्गन भी बोला जाता है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टिबुलर एपरेटस में 2 चीजें हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और इसके अलावा ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन में आते हैं यूट्रिकल सैक्यूल। तो जिस तरीके से हेयर सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे कि एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं जो कि आपका सुनने वाले वाइब्रेशंस को नर्व इंपल्स में लेके जाते हैं, उसी तरीके से आपकी बॉडी का बैलेंस है, उसके लिए जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ क्रिस्टा एम्पुलैरिस और मैक्यूला में मौजूद है। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेसल पोर्शन है वो थोड़ा सा डायलेटेड होता है, उसे बोला जाता है एम्पुला। ये डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अंदर मेम्ब्रेनस, बाहर वाला पोर्शन थोड़ा चौड़ा सा ही नजर आएगा, वो आर्ट की वजह से आपको ऐसा लग रहा है देखने में। तो एम्पुला, और एम्पुला के ऊपर एक रिज लाइक स्ट्रक्चर से बोला जाता है क्रिस्टा एम्पुलैरिस। ऐसे ही यूट्रिकल सैक्यूल के ऊपर भी एक रिज लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है मैक्यूला। वेस्टिबुलर एपरेटस के 2 पार्ट हो गए, सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकल सैक्यूल। यूट्रिकल सैक्यूल के ऊपर एक रिज लाइक स्ट्रक्चर है मैक्यूला, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उनका बेसल पोर्शन थोड़ा सा डायलेटेड है जिसे बोला जाता है एम्पुला, और एम्पुला के ऊपर रिज लाइक स्ट्रक्चर से बोला जाता है क्रिस्टा एम्पुलैरिस। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब होता है क्या है कि ये वाला जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इधर अंदर की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से ये जो कॉक्लिया है ये अंदर से ये आगे कंटिन्यू अगर ऐसे हो जाए, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, तो अंदर जो कॉक्लिया है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। इन 3 पार्ट को आसानी से समझा जा सकता है अगर हम इस कॉक्लिया के जो 2.5 टर्न है, 1, 2 और ये 2.5, 2.5 टर्न्स को अगर हम ओपन करके दिखा दें तो चीज़ें हमें कुछ और क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि ये इस तरीके से कॉकलिया था, उसके ये 2.5 टर्न्स थे और यहाँ पर ऊपर ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी जो कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं, है ना। और नीचे यूट्रिकल साइकिल भी देखा था हमने और एम्पुला वगैरह भी याद किया था। अब मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ये मेम्ब्रेनस पोर्शन के अंदर जा रहा था कि अगर हम इसे यहाँ से इस तरीके से एंट्री दिखाई थी, है ना, अगर हम इसको सीधा करके बना देते हैं हमें कुछ और चीज़ें समझ में आ जाएंगी कॉकलिया के अंदर। तो असल में अगर इसी कॉकलिया को जो ये स्नेल की तरह कर्ल्ड, इसको हम सीधा खींच के बनाते हैं तो ये ऐसा होता है, ठीक है। ये बीच में मेम्ब्रेनस पोर्शन गया और ऊपर ये बोनी पोर्शन नजर आ रहा है। तो असल में ये जो कॉकलिया है इसमें बीच में मेम्ब्रेनस पोर्शन है और ये उधर बोनी पार्ट, ठीक है। तो इधर मेम्ब्रेनस पोर्शन होने की वजह से बीच में ये पूरा का पूरा कॉकलिया 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इधर ऊपर वाला जो पार्ट होता है कहलाता है स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाला जो पोर्शन है स्केला मीडिया और अंदर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है स्केला टिम्पेनाई, ठीक है ना। तो ये बाहर ये बोनी पोर्शन हो गया और अंदर ही मेम्ब्रेन। वैसे सर रेड कलर से दिखाना चाहिए, थोड़ा और सही लगता है आपको देखना। इधर ये जो मेम्ब्रेनस पार्टीशन आया जिसकी वजह से कॉकलिया 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसमें ऊपर वाले मेम्ब्रेनस पार्टीशन को बोला था रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन, और नीचे वाले को बोला जाता है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन याद भी कर सकते हैं आप, टुवर्ड्स बेस बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बीच में ये मेम्ब्रेनस पार्टीशन के, मैं इसको यहाँ पे इसको रेड से दिखा देता हूँ, थोड़ा याद करने में भी सही लगेगा। तो इस मेम्ब्रेनस पार्टीशन की वजह से ये जो पूरा का पूरा कॉकलिया था ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया और इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन था वो स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाला स्केला मीडिया और अंदर वाला स्केला टिम्पेनाई, है ना। ये पोर्शन वही जो आगे से यूट्रिकल साइकिल का एक्सटेंडेड फॉर्म था, ठीक है। दूसरी बात आपको याद ही रखनी है, क्योंकि बाहर बोन वाला पार्ट है, मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक लिम्फेटिक फ्लूइड है जिसे बोला था पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। इधर भी बोनी और मेम्ब्रेनस पार्टीशन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है इसे बोला था पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। तो एक सवाल पूछा था स्केला वेस्टिबुलाई में क्या है, पेरिलिम्फ, स्केला टिम्पेनाई में क्या है, पेरिलिम्फ। वैसे भी जो फ्लूइड है यहाँ से घूमता घूमता आगे जाके लास्ट में ये यही लौट के आ जाए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पेनाई आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये टिप पर एपेक्स पर जो एक छोटे सा पोर्शन है जो कि इसको स्केला वेस्टिबुलाई को टिम्पेनाई से जोड़ रहा है, इसे बोलता है हेलिकोट्रेमा। एएनयू में ये सवाल पूछा भी जा चुका है, हेलिकोट्रेमा। अब बीच में जो स्केला मीडिया है जो कि मेम्ब्रेनस पोर्शन दिखाया गया है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसे बोला था एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। वैसे सवाल कभी पूछा नहीं गया पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ में फ़र्क क्या है। एक लाइन आपके इंटरेस्ट के लिए ऐसे कही जा सकती है, जैसे कि सेल को अगर आप देखें तो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, बहुत बार आपने ये बात सुनी है, और बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। तो ये जो एंडोलिम्फ होता है इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो कहीं ना कहीं इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरह होता है, यानी इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयंस। और ये जो पेरिलिम्फ होता है इसका जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टाइप होता है, यानी इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है। मुझे आपको फिलहाल बात याद ये करानी थी कि इधर जब ये कॉकलिया वाला पोर्शन आपने सुना था जो हमने मेन डायग्राम पहले बनाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, ये तीसरी मेमोरी। यहाँ पर आपने देखा था 3 ईयर साइकिल थी, इधर लास्ट वाली ईयर साइकिल थी, इसका नाम था स्टेप्स, वो यहाँ दिखा रखी है, ठीक है ना। फिर आपने ये भी याद किया था कि जो स्टेप्स लास्ट बोन है ये अटैच होती है किससे, आपने यहाँ से याद किया था ओवल विंडो से, है ना। ओवल विंडो को फेनेस्ट्रा ओवेलिस भी बोला जाता है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ठीक है। और इधर दूसरी तरफ होती है नीचे इसके राउंड विंडो, आपने वहाँ सुना भी था, राउंड विंडो को फेनेस्ट्रा रोटेंडस ही बोला जाता है। ये तो मैंने इसलिए बना दिया था कि आपको चीज़ समझा सकूँ, है ना। इसे हटा देते हैं, फेनेस्ट्रा रोटेंडस, फेनेस्ट्रा रोटेंडस। एक छोटी सी आसान सी बात आपको याद करना,
देखो होगा ये कि जब बाहर से साउंड वेव्स आएंगी तो वो पिना और फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस कैनाल्स होती है, अंदर जाएंगी। बैक एंड फोर्थ साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स अंदर जाएंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच करेगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करने लगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किससे अटैच है? मैलियस। मैलियस बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करने लगी। मैलियस से फिर इनकस, इनकस से फिर स्टेप्स, और स्टेप्स किससे अटैच है? ओवल विंडो। ओवल विंडो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब ओवल विंडो के बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करने की वजह से इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम बोलते हैं पेरिलिम्फ, ये बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है ना। अब जब ये पेरिलिम्फ बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करने लगेगा तो ये फ्लूइड फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अब होता ये है कि ये जो कॉक्लिया है आगे टिप की तरफ जाते जाते जो इसका ये जो लास्ट वाला टिप होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, तो जिस इंटेंसिटी के साथ ही पीछे से वाइब्रेशंस आ रहे होते हैं वो तमाम पेरिलिम्फ यहाँ से निकल के इधर की तरफ नहीं आ पाता है, तो बहुत सारा प्रेशर इस मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा मीडिया में जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन से बोला था रीजनर्स मेम्ब्रेन, और जो बेस की तरफ से बोला था बेसिलर मेम्ब्रेन। आपको सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मैं आपको बता दूं रीजनर्स मेम्ब्रेन काफी थिन होती है। अब होता क्या है कि जब ये फ्लूइड आगे की तरफ मूव करता है तो बहुत आगे से ये इधर स्केलेट टिम्पेनाई में तो आ नहीं पाता है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है इधर रीजनर्स मेम्ब्रेन पर, तो ये रीजनर्स मेम्ब्रेन को नीचे की तरफ ऐसे दबाने लगता है, तो इसके वाइब्रेशंस की वजह से रीजनर्स मेम्ब्रेन नीचे की तरफ पुश होने लगेगी। तो रीजनल मेम्ब्रेन पुश होने लगेगी तो फिर ये एंडोलिम्फ के अंदर वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, एंडोलिम्फ की वजह से फिर ये बेसिलर मेम्ब्रेन पुश होने लगेगी बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। बेसिलर मेम्ब्रेन के पुश होने की वजह से होगा ये कि अब यही डायग्राम जो आपको यहाँ सामने से ऐसे ओपन करके दिखाया गया है, इसको अगर एक पोर्शन को लेके ऐसे काट के सामने से देखा जाए, नहीं इसको ऐसे काट के ऐसे देखा जाए तो अंदर वाला स्ट्रक्चर कॉक्लिया का ही है, ठीक है ना। यानी इसी कैनाल को सामने से दिखाया जा रहा है कट करके ऐसे, ठीक है ना। तो इधर ये ऊपर वाला जो स्केला वेस्टिबुलाई हो गया, फिर है ना, ये बीच वाला स्केला मीडिया हो गया, और ये नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई हो गया। आप समझ रहे हैं कि स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ, स्केला टिम्पेनाई में पेरिलिम्फ, और स्केला मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ मौजूद होगा। मुझे आपको थोड़ा सा स्केला मीडिया में डिटेल बतानी थी, वो ये कि जब ये जो फ्लूइड था जो कि पेरिलिम्फ स्केला वेस्टिबुलाई वाला था वो पूरे तरीके से इधर स्केला टिम्पेनाई में तो आ नहीं पाता, तो उसकी वजह से उसका प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है रीजनल मेम्ब्रेन पर, रीजनल मेम्ब्रेन का इफेक्ट पड़ता है फ्लूइड का फिर बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगती है। बेसिलर मेम्ब्रेन के वाइब्रेट करने की वजह से होता ही है, ये ऊपर ये रीजनल मेम्ब्रेन हो गई और ये नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन हो गई। बेसिलर मेम्ब्रेन के बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करने की वजह से फिर होता ही है कि इधर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये छोटे छोटे सेल्स मौजूद है, रेड कलर से देखा, ये कहलाते हैं हेयर सेल्स। हेयर सेल्स, इन हेयर सेल्स के ऊपर एक खास किस्म के सीलिया होते हैं, इसे बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया, ठीक है। इन हेयर सेल्स के नीचे से ये जा रही है एफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट यानी कि ये सीएनएस को लेके जाते होंगे मैसेज, तो जो भी कान में आवाज जा रही है सीएनएस में जाएगी, कहाँ? टेम्पोरल लोब के अंदर मौजूद ऑडिटरी एरिया में। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है एफरेंट नर्व फाइबर्स जो कि जुड़े हुए हैं इधर हेयर सेल से। इनका कहने का मतलब ये है, दरअसल वो जो ऑडिटरी नर्व होती है हमारी एर्थ क्रेनियल नर्व, ऑडिटरी नर्व के भी दो ब्रांचेस होती है, एक इसकी होती है वेस्टिबुलर ब्रांच, वेस्टिबुलर ब्रांच जो उधर वेस्टिब्यूल से आती है, और एक इसकी होती है कॉक्लियर ब्रांच, कॉक्लियर ब्रांच। तो एनसीईआरटी ने जो बात की है, जो कि एफरेंट नर्व फाइबर बता के बात की है, उन्होंने कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व की बात की है। इन्होंने बताया ये है कि उधर जब ओवल विंडो पर वाइब्रेशंस आते हैं स्टेप से, तो इधर ये पेरिलिम्फ के अंदर ये पहुंचते हैं। पेरिलिम्फ जो स्केला वेस्टिबुलाई से बहुत ज़्यादा स्केला टिम्पेनाई में आ नहीं पाता है, तो उसके वजह से उसका इफेक्ट इस थिन रीजनल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ता है। रीजनल मेम्ब्रेन से वो जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो इधर पहुंचते हैं एंडोलिम्फ में, एंडोलिम्फ की वजह बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करने लगता है, उसकी वजह से फिर वाइब्रेशंस आते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन में, और बेसिलर मेम्ब्रेन के हिलने की वजह से फिर ये हेयर सेल्स मूव करने लगते हैं। हेयर सेल्स के मूव करने की वजह से फिर होता है कि इसके स्टीरियोसीलिया मूव करने लगते हैं, और ये स्टीरियोसीलिया जाके टकराते हैं इधर एक खास किस्म की मेम्ब्रेन से, एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन जो कि इधर स्टीरियोसीलिया के ऊपर मौजूद है, इसे बोलता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो इनसे जाके टकराते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन।
इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के टकराने के बाद फिर होता यह है कि ये जो साउंड वाइब्रेशंस हैं ये नर्व इंपल्सेस की शक्ल में इस एफरेंट नर्व फाइबर से, यानी कि इस कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व के जरिए पहुंचते हैं टेम्पोरल लोब में, ऑडिटरी एरिया में, और फिर आप तक आवाज पहुंचती है। एक बार फिर से मुझे आपको बात ये बतानी थी कि आपने ईयर का डायग्राम पढ़ा, उसके अंदर एक्सटर्नल ईयर था, मिडिल ईयर था, इंटरनल ईयर था। एक्सटर्नल ईयर में पिना था और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या कैनाल था। उसमें ऐसा कोई खास सवाल नहीं, बस एक सवाल ये कि जो पिना इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है और पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस दोनों में ही हेयर्स मौजूद होते हैं और सेरेमिनस ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कि सेरेमनी ईयर वैक्स निकालते हैं। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ये जो सेरेमिनस ग्लैंड्स हैं दीज आर, तो आपको आंसर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, पसीने वाले ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद फिर इधर आउटर ईयर में लास्ट में, मिडिल ईयर और आउटर ईयर के बीच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर एक सवाल बनता है जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, एक सवाल बनता है इसके ऊपर कि इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज कवर्ड बाय स्किन आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। बस इतनी बात है। मिडिल ईयर में अंदर 2-3 सवाल बनते हैं, एक तो यूस्टेकियन ट्यूब यहाँ से फेरिंग्स में ओपन हो रही है, इसके अलावा में 3 ईयरोसाइकल्स है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। सबसे छोटी बोन है स्टेप्स। स्टेप्स अटैच होती है इससे, क्या बोलते हैं, ओवल विंडो से। तो इधर ओवल विंडो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट होती है, जब स्टेप्स वाइब्रेशन आते हैं पैरेलिम्फ बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करता है, फिर यही वाइब्रेशन स्केलेटन टिम्पैनिक होती है, फिर ये राउंड विंडो पर भी जाते हो, ठीक है ना। लेकिन जो फ्लूइड है वो पूरे तरीके नीचे नहीं आ पाता है, तो इसका इफेक्ट फिर रीजनल मेम्ब्रेन पर, रीजनल मेम्ब्रेन से बेसल मेम्ब्रेन, बेसल मेम्ब्रेन के हिलने से हेयर सेल्स में लगते हैं और इनकी वजह से स्टेरिसीले जाके टकराता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, और फिर यहाँ से इम्पल्सेस साउंड वाइब्रेशंस वाले नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट होके इधर कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व के जरिए, जिसको एफरेंट नर्व फाइबर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आपके सुनने वाले एरिया में यानी टेम्पोरल लोब में फिर चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात जिसका एनसीईआरटी ज़्यादा डिटेल में जिक्र नहीं किया, उसकी कहानी ये है, जैसे कि आपने सुना था कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी, उनके नीचे एम्पुला था, उसको जो बैलेंसिंग वाला मामला है वो तो रेगुलेट होता है वेस्टिबुलर एपरेटस से, और जो सुनने वाला मामला है वो कॉक्लिया से। कॉक्लिया में क्या है कि इसके बाहर की तरफ तो बोनी पोर्शन है, अंदर मेम्ब्रेनस पोर्शन है, उस बोनी और मेम्ब्रेनस पोर्शन के बीच में जो फ्लूइड भरा है उसे बोला जाता है पैरालिम्फ, और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे बोला जाता है एंडोलिम्फ, ठीक है। अब इधर इस मेम्ब्रेनस पार्टीशन की वजह से पूरा कॉक्लिया 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन स्कैला वेस्टिबुलाई, बीच वाला स्कैला मीडिया और अंदर वाला स्कैला टिम्पैनिक। इस स्कैला मीडिया की जो मेम्ब्रेन है, ये जो बोनी और इसको सेपरेट करे, बेसिलर मेम्ब्रेन, ऊपर वाली कहलाती है रीजनस मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन पर ही लगातार हेयर सेल्स मौजूद हैं और उनके नीचे एफरेंट नर्व फाइबर रिलीज हो रहे हैं, और वही कहलाते हैं मिलाकर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो इधर जब ये साउंड वाइब्रेशन बाहर से आते हैं, वो फाइनली स्टेप्स उनकी वजह से, मेलेस इनके स्टेप्स वाइब्रेट होने लगती है साउंड वाइब्रेशंस की वजह से, उसकी वजह से ये फिर अंदर ओवल विंडो से पैरालिम्फ में आता है, स्कैला वेस्टिबुलाई में, स्कैला वेस्टिबुलाई से फिर वाइब्रेशंस जाते हैं नीचे स्कैला टिम्पैनी में, लेकिन पूरे तरीके से वो नीचे नहीं आ पाते क्योंकि आगे पोर्शन थोड़ा नैरो है, हेलिकोट्रैमा जो कि वेस्टिबुलाई को टिम्पैनी से जोड़ रहा है। तो ये साउंड वाइब्रेशंस आते हैं रीजनल मेम्ब्रेन के जरिए एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ फिर वाइब्रेट करने लगता है, उसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगती है, और उस बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने की वजह से हेयर सेल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। हेयर सेल्स के ऊपर जो स्टीरियोसील है वो वाइब्रेट करने लगती है और वो टच करती है फिर टेक्टोरल मेम्ब्रेन से, तो इधर फिर टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगती है। इसकी वजह से ये जो साउंड वाइब्रेशन थे फिर ये नर्व इंपल्सेस की शक्ल में कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व के जरिए फिर ये पहुंच जाते हैं इनटू द ऑडिटरी एरिया ऑफ ब्रेन।